हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केएल स्टडी फ्रेंड्स। एमपीटेट वर्ग 2 साइंस की हमारी नेक्स्ट क्लास है और इसमें हमारा टॉपिक हम कवर करने वाले हैं ताप एवं ऊष्मा। ठीक है, और ये वाला टॉपिक जो है आपका मापन वाले चैप्टर में भी दिया गया है और इसे हम बहुत पहले भी कवर कर चुके थे। लेकिन ये जो टॉपिक है जिसने भी नहीं देखा अभी तक, तो ये उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि ये साइंस और आपका मैथ वालों के लिए कंपलसरी टॉपिक है और यहाँ से आपका क्वेश्चन बनता है। ठीक है, तो ताप और ऊष्मा क्या होती है इसके बारे में यहाँ पर हम सारी चीज़ें देखने वाले हैं। इससे पहला जो आपका लेक्चर हमने करवाया था उसमें आपका कार्य ऊर्जा करके दिया गया था और आपकी मशीनें। ठीक है, तो इसके बारे में हमने कल विस्तृत चर्चा की थी। जिसने भी सारे लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो एमपीटेट वर्ग 2 साइंस के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ आपके सारे क्रम से ही सारे वीडियो पड़े हुए हैं, ब्रह्मांड से लेकर के आज तक का जो टॉपिक है ताप और ऊष्मा। ठीक है, उसमें आप सारे देख सकते हैं। तो आइए देखते हैं क्या होता है ताप, क्या होती है ऊष्मा। तो सबसे पहले तो ताप या तापमान, जिसे हम टेम्परेचर कहते हैं, इसको देखते हैं कि क्या होता है। तो वस्तु की उष्णता और शीतलता की माप। हम किसी भी वस्तु को कैसे बता पाते हैं कि ये इसमें ज़्यादा टेम्परेचर है या कम है? तो उसकी शीतलता मतलब उसकी ठंडकता से। ठीक है, और उष्णता मतलब उसमें कितनी गर्माहट है, इसी को ताप कहते हैं। अर्थात ताप वस्तु की ऊष्मीय अवस्था का सूचक है। मतलब कोई भी वस्तु है तो उसमें जो ऊष्मीय अवस्था हम देख पा रहे हैं उसका मतलब क्या है, उसमें टेम्परेचर है या नहीं है। इसी के कारण ऊष्मा का स्थानांतरण होता है। मान के चलिए कोई एक वस्तु है या लोहे की छड़ मान लीजिए। ठीक है, तो अब हम इसमें एक स्थान पर इसको हम एक सिरे को गर्म करते हैं तो इसमें जो ऊर्जा का प्रवाह है वो पूरी छड़ में होने लगता है धीरे धीरे। तो यही होता है ऊष्मा का एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना, ऊष्मा स्थानांतरण। ऊष्मीय ऊर्जा सदैव उच्च ताप की वस्तु से निम्न ताप की वस्तु में जाती है। इसका मतलब है कि जो ऊष्मा है इसका जो रूपांतरण होता है वो पहले उच्च ताप की वस्तु से निम्न ताप की ओर बढ़ता है, ना कि निम्न ताप से उच्च ताप। ठीक, अब देखिए ऊष्मा क्या होती है, हीट क्या कहलाती है। तो जब दो भिन्न ताप वाली वस्तुएं एक दूसरे के संपर्क में आती हैं, मतलब एक का ताप बहुत अधिक है और एक का ताप थोड़ा कम है, और जब ये एक दूसरे के संपर्क में आती हैं तो अधिक ताप वाली वस्तु से कम ताप वाली वस्तु की ओर ऊर्जा का स्थानांतरण तब तक होता रहता है जब तक कि दोनों वस्तुएं समान ताप पर ना आ जाएं। यही ऊष्मा कहलाती है। मान के चलिए यही लोहे की एक छड़ है, इसको हमने यहाँ से एक सिरे से, मान के चलिए ये ए सिरा है, ये बी है, तो ए सिरे से गर्म करना स्टार्ट किया तो पहले ये छड़ यहाँ पर बहुत गर्म होगी। ठीक है, यहाँ पर थोड़ी गर्म होगी, लेकिन इसमें ऊर्जा का जो प्रवाह है यहाँ तक तब तक होता रहेगा जब तक कि ये जो छड़ है इसका जो ताप है या जो ऊष्मा इसमें है वो बराबर ना हो जाए संपूर्ण भाग में, तब तक ये जो है ऊर्जा का स्थानांतरण होता रहता है। नेक्स्ट है ऊष्मीय ऊर्जा को मापने वाला जो उपकरण होता है वो बोलोमीटर कहलाता है, याद रखिएगा। ऊष्मा सदैव अधिक ताप वाली वस्तु से कम ताप वाली वस्तु की ओर स्थानांतरित होती है। नेक्स्ट है किसी वस्तु में निहित ऊष्मा उस वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर करती है। तो अब द्रव्यमान को हमने आपको हर चैप्टर में बताया हुआ है कि क्या कहलाता है। तो जो ऊष्मा है, ऊष्मा किस पर निहित करती है, वस्तु के द्रव्यमान पर, कि वस्तु जो है वो किस द्रव्यमान की है। ठीक है, नेक्स्ट है ऊष्मा के इसी गुण की वजह से किसी वस्तु को स्पर्श करने से हमें वस्तु ठंडी और गर्म महसूस होती। किसके कारण से, उसमें द्रव्यमान होता है, उसमें ऊष्मा का स्थानांतरण होता है, तो इसी वजह से हम किसी वस्तु को छू करके बता सकते हैं कि ये वस्तु जो है ठंडी है या फिर ये गर्म है। नेक्स्ट है किसी वस्तु को स्पर्श करने से यदि ऊष्मा उस वस्तु से त्वचा की ओर प्रवाहित, दो प्रकार से ऊष्मा का प्रवाह होता है। एक तो ऊष्मा यदि वस्तु से त्वचा की ओर प्रवाहित हो रही है तो हमें गर्म महसूस होगी, और यदि ऊष्मा त्वचा से वस्तु की ओर जा रही है तो ठंडा महसूस होता है। यही कारण है कि ठंड के दिनों में लकड़ी के गुटके और लोहे के गुटके को छूने पर लोहे का गुटका अधिक ठंडा महसूस होता है। अब यहाँ ये गुटका वगैरह दिया गया है, हो सकता है आप ना समझ पाएँ, तो आप याद रखिए एक लोहे की कुर्सी है और एक लकड़ी की कुर्सी है। तो ठंड के दिनों में जो लकड़ी की कुर्सी है उसकी अपेक्षा हमें लोहे की कुर्सी छूने पर अधिक ठंडी महसूस होती है। क्यों? क्योंकि लकड़ी के गुटके की तुलना में, मान के लकड़ी के जो कुर्सी है उसकी तुलना में लोहा जो है ऊष्मा का अच्छा चालक होता है। अब ये चालक क्या है, को चालक क्या है अभी
आगे आपको फिर से बताने वाले हैं एक बार, ठीक है। और हमारी त्वचा से ऊष्मा लोहे की ओर प्रवाहित हो रही, मतलब त्वचा से लोहे की ओर मतलब वस्तु की ओर प्रवाहित होगी तो ठंडी, और वस्तु से त्वचा की ओर तो गर्म लगती है, तो यही कारण है, ठीक है। ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है, ये कई बार बता चुके हैं। ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा होती है और ऊर्जा के अन्य रूपों में से हम बदल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है विद्युत हीटर का प्रयोग जैसे करते हैं तो इससे विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। मतलब एक रूप में जो हमारी ऊर्जा का लॉस होता है, तो ऐसा नहीं है कि जो लॉस हुआ वो फिर कभी प्राप्त नहीं होगा। एक रूप में ऊर्जा का लॉस हुआ, मान के चलिए यहाँ विद्युत ऊर्जा के रूप में हमारी ऊर्जा खत्म हुई, तो हमें ऊष्मा ऊर्जा उतने ही मात्रा में प्राप्त हो जाती है। मतलब ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में बदल सकते हैं, ना तो ये उत्पन्न की जाती है ना ही नष्ट की जाती है, ठीक है। तो ये ऊष्मा जो है संरक्षण का नियम वगैरह कहलाता है। नेक्स्ट है भाप इंजन का प्रयोग करके हम उसमें ऊष्मा ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलते हैं। वही बात है, मतलब एक रूप से दूसरे रूप में बदल सकते हैं ऊर्जा को। नेक्स्ट है ऊष्मा ऊर्जा का ही एक रूप है, अर्थात ऊर्जा की भांति ही ऊष्मा का भी ऐसा ही मात्रक, कल बताया था आपको, कार्य कहें, ऊष्मा कहें या ऊर्जा कहें, इन सबका जो ऐसा ही मात्रक है वो आपका जूल होता है, जिसे कैपिटल जे से प्रदर्शित किया जाता है। लेकिन व्यवहार में कैलोरी, किलो कैलोरी, ब्रिटिश थर्मल यूनिट का भी प्रयोग करते हैं। तो वर्तमान में जो आपके ऊष्मा के या ऊर्जा के अन्य मात्रक हैं तो इनको कैलोरी में व्यक्त कर दिया जाता है। यदि बड़ी जो इकाइयाँ दी गई हैं तो उनका यदि हमें ऊर्जा ऊष्मा ज्ञात करना है तो किलो कैलोरी, ब्रिटिश थर्मल यूनिट इनका प्रयोग करने लगे हैं। अब देख लेते हैं आपके कैलोरी क्या कहलाती है, किलो कैलोरी क्या होती है, इनके बारे में। तो सबसे पहले ऊष्मा का एसआई मात्रक तो जूल है, और सीजीएस मात्रक, सीजीएस मतलब छोटा मात्रक, ये एक आपकी मापन की पद्धति होती है, ठीक है। तो जूल है और सीजीएस मात्रक कैलोरी है। जिस तरीके से हम बल का एसआई मात्रक न्यूटन पढ़ते हैं और सीजीएस मात्रक डायन पढ़ते हैं, उसी तरीके से ऊष्मा का एसआई मात्रक जूल है, सीजीएस मात्रक कैलोरी है। अब कैलोरी क्या होता है देखिए, तो पूछ लेता है एक कैलोरी क्या कहलाता है। तो 1 ग्राम जल का ताप, मान के चलिए 1 ग्राम हमने जल लिया, तो 1 ग्राम जल का ताप 1 डिग्री सेल्सियस यदि हम बढ़ा देते हैं तो आवश्यक जो उसमें ऊष्मा लगती है उसकी मात्रा को ही 1 कैलोरी कहते हैं। सिंपल है, 1 कैलोरी क्या कहलाता है, तो 1 ग्राम जल का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को 1 कैलोरी कहते हैं। अब 1 कैलोरी, कैलोरी तो आपका डायन मतलब कैलोरी जो है आपका सीजीएस मात्रक है, मतलब छोटा मात्रक है। तो पूछ लेगा कि 1 कैलोरी में कितने जूल होते हैं, जैसा हम पढ़ते हैं कि 1 न्यूटन में कितने डायन होते हैं या 1 डायन में कितने न्यूटन होते हैं, उसी तरीके से आपका जो 1 कैलोरी है, 1 कैलोरी में कितना जूल होगा। तो याद रखेंगे आप, 1 कैलोरी में 4.186 जूल होता है, लगभग 4.2 कैलोरी होता है। 1 जूल क्या कहलाता है, तो 1 जूल बराबर होता है 0, इसका उल्टा भी पूछ सकते हैं कि जब 1 कैलोरी में इतने जूल होते तो 1 जूल में कितना कैलोरी होगा, तो 0.24 कैलोरी होता है। अब किलो कैलोरी, तो किलो कैलोरी क्या होता है, तो 4.186 इंटू 10⁻³ जूल होता है, ठीक। नेक्स्ट है एक ब्रिटिश थर्मल यूनिट बराबर 252 कैलोरी होता है। तो ये कुछ आप डाटा याद रखिए। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय कैलोरी क्या होता है, इंटरनेशनल कैलोरी। तो 1 ग्राम जल का ताप 14.5 डिग्री सेल्सियस से 15.5 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा अंतर्राष्ट्रीय कैलोरी कहलाती है। अगला है ब्रिटिश थर्मल यूनिट क्या है, तो 1 पौंड जल का ताप 1 डिग्री फ़ारेनहाइट बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को ब्रिटिश थर्मल यूनिट कहते हैं। तो ये आपके कुछ जो ऊष्मा है उसके मात्रक होते हैं। अब ऊष्मा के प्रभाव देखिए क्या होते हैं प्रभाव। पहला है भौतिक परिवर्तन। किसी वस्तु पर ऊष्मा के प्रभाव से उसकी भौतिक संरचना, मतलब कोई वस्तु है और उस पर ऊष्मा का प्रभाव है तो उसकी जो भौतिक स्ट्रक्चर होता है, उसका फिजिकल स्ट्रक्चर होता है, उसका रंग रूप, आयतन, ताप एवं अवस्था आदि में परिवर्तन होते हैं। जैसे ऊष्मा से ताप में, किसी वस्तु के ताप में क्या परिवर्तन होगा, तो देखिए साधारणतया सभी वस्तुओं को गर्म करने पर तापमान बढ़ेगा ही,
सिंपल है। नेक्स्ट, आयतन में क्या परिवर्तन होगा, तो किसी भी वस्तु को गर्म करते हैं साधारण प्रत्येक वस्तु में ऊष्मा परिवर्तन से उसके आयतन में परिवर्तन होता है। ऊष्मा की मात्रा बढ़ने से आयतन भी बढ़ता है, मतलब ऊष्मा का प्रभाव ताप बढ़ाने पर बढ़ता है, आयतन पर भी आपकी जो ऊष्मा है वो बढ़ जाती है उसकी मात्रा। अवस्था में क्या परिवर्तन होगा, तो पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव एवं गैस। तो तीनों अवस्थाएं तापमान में परिवर्तन के कारण ही होती हैं और ताप में परिवर्तन ऊष्मा के कारण होता है, अतः अवस्था परिवर्तन ऊष्मा के कारण होता है। अन्य परिवर्तन, गर्म करने पर पदार्थ के रंग रूप, पदार्थ का विद्युत प्रतिरोध, विलायक की विलयन क्षमता आदि में परिवर्तन होता। तो ये तो हुए आपके भौतिक परिवर्तन। अब देखिए रासायनिक परिवर्तन। तो पदार्थ को गर्म करने पर कुछ स्थायी परिवर्तन होते हैं, जैसे पोटेशियम क्लोरेट और मैंगनीज डाइऑक्साइड के मिश्रण को गर्म करने पर ऑक्सीजन गैस मुक्त होकर बाहर निकलती है। अब ये तो हुआ आपका कुछ ऊष्मा के बारे में। अब देखिए ताप क्या होता है, विभिन्न प्रकार के तापमापी क्या होते हैं। ताप यानी टेम्परेचर। तो ताप वह वस्तु है जिससे यह पता चलता है कि कोई वस्तु कितनी गर्म है या कितनी ठंडी है। अभी आपको बताया था, अर्थात दो भिन्न भिन्न वस्तुओं के बीच ऊष्मा प्रभाव की दशा का निर्धारण जिस भौतिक कारक से होता है वह ताप कहलाता है। आपसे परिभाषा नहीं पूछेगा, आप स्वयं से बता सकते हैं कि ताप क्या है। ठीक, अब देखिए दो वस्तुएं ऊष्मीय साम्यावस्था में तब मानी जाती हैं जब उनके ताप समान होते हैं। अब देखिए तापमापी मतलब थर्मोमीटर क्या कहलाते हैं, ताप मापने वाला उपकरण थर्मामीटर कहलाता है, सिंपल भाषा में। ठीक है, हर एक चीज़ का मापन होता है और हर एक चीज़ को मापने का एक यंत्र होता है। उसी तरीके से आपके ताप मापक यंत्र का नाम है थर्मामीटर। ताप मापने के 3 पैमाने हैं, तो ये आपको याद रखने हैं। ताप मापन के लिए हम 2 बिंदु निश्चित करते हैं। जैसे हम कोई एग्जाम्स देते हैं तो उसके भी 2 बिंदु होते हैं, एक तो पास होने का, एक फेल होने का। तो उसी तरीके से आपके ताप मापन के भी 2 बिंदु निश्चित हैं। एक आपका उच्च लेवल होगा, उसका एक पॉइंट दिया जाएगा, और एक सबसे निम्न, जैसे थर्मामीटर में एक 0 डिग्री से हम शुरू करेंगे और यहाँ पर हाई लेवल दिया गया होगा। ठीक है, तो यहाँ वही बात है कि ताप मापन के लिए हम 2 बिंदु निश्चित करते हैं। बदलते हुए बर्फ के ताप को हिमांक आइस पॉइंट तथा पारे के 60 मिलीलीटर दाब पर उबलते हुए शुद्ध जल के ताप को भाप बिंदु कहते हैं। इसके 4 मुख्य पैमाने होते हैं। जैसे आपसे कह दिया जल, ठीक है, तो जल के 2 मतलब बिंदु कैसे होंगे, जैसे जल है तो वो 0 डिग्री सेल्सियस पर क्या हो जाता है, जम जाता है, और ये जल का गलनांक बिंदु कहलाता है, जमना। ठीक है, लेकिन वहीं जो जल होता है इसका हाई लेवल मतलब जहाँ जल उबलने लगेगा, तो आपने पढ़ा होगा 100 डिग्री सेल्सियस पर जल उबलने लगता है, तो ये उसका क्वथनांक बिंदु कहलाता है। उसी तरीके से हर चीज़ के 2 बिंदु निश्चित होते हैं। अभी 4 मुख्य पैमाने कौन कौन से हैं, तो एक है सेल्सियस, दूसरा है फ़ारेनहाइट, तीसरा है केल्विन, चौथा है र्यूमर। अब देखिए अवस्था परिवर्तन क्या होता है। किसी पदार्थ का एक निश्चित ताप पर एक अवस्था से दूसरी अवस्था में, अर्थात ठोस से द्रव में, द्रव से, देखो ये आपको पढ़ना है। पहले क्या दिया है यहाँ पर, प्रमुख आपके 4 पैमाने दिए हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको पता होगा कि आपका जमना, यानी जमना जो होता है इसे कहते हैं हम क्या, आपका गलनांक। ठीक है, इसके बाद आपका आ जाएगा संघनन बिंदु करके, फिर हिमांक आएगा, हिमांक के बाद आपका क्वथनांक, फिर संघनन बिंदु। तो पहले आप जब ये जानेंगे तब आप इन पैमानों को अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। तो इस कारण से ही पहले हम अवस्था परिवर्तन आपको बता दे रहे हैं, फिर हमें एक एक करके पैमाने पढ़ेंगे। तो किसी पदार्थ का एक निश्चित ताप पर एक अवस्था से दूसरी अवस्था में, अर्थात ठोस अवस्था में है कोई वस्तु तो वो द्रव में बदलेगी, द्रव में है तो वो गैस में बदलेगी या ठोस में बदलेगी, द्रव से ठोस में बदल सकती, मतलब एक कोई निश्चित नहीं है कि कहाँ पर कौन सी वस्तु चेंज हो रही है। ठीक है, तो लेकिन जब एक अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तन होता है तो वही आपका अवस्था परिवर्तन कहलाता है। अवस्था परिवर्तन में पदार्थ का ताप नहीं बदलता, मतलब जो टेम्परेचर रहेगा वो सेम रहेगा। ठीक है, उसमें कोई चेंजेस नहीं होता है, अर्थात पदार्थ के अणुओं के मध्य गतिज ऊर्जा नहीं बदलती, लेकिन अणुओं की आंतरिक स्थितिज ऊर्जा बदल जाती है। अब देखिए सबसे पहले गलनांक बिंदु क्या होता है। गलनांक अर्थात मेल्टिंग पॉइंट जिसे कहते हैं जमना।
तो निश्चित ताप पर कोई वस्तु यदि ठोस रूप में है तो ठोस से द्रव में बदलना गलन कहलाता है, और निश्चित ताप को ठोस का गलनांक कहते हैं। जैसे बर्फ है तो बर्फ एक ठोस रूप में है, और जब बर्फ बदलेगी तो बर्फ पिघल करके द्रव अवस्था में आएगी, और बर्फ का द्रव में बदलना ही आपका क्या है, गलनांक है, क्योंकि बर्फ ठोस है अर्थात ठोस का द्रव में बदलना, जल बनना। ठीक है, तो ये आपका गलनांक होता है। नेक्स्ट है आपका हिमांक यानी फ्रीजिंग पॉइंट। तो निश्चित ताप पर द्रव का ठोस में बदलना हिमीकरण कहलाता है, तथा इस निश्चित ताप को द्रव का हिमांक कहते हैं। हिमांक को ही फ्रीजिंग पॉइंट, इसको जमना कहते हैं। ठीक है, प्रायः गलनांक और हिमांक बराबर होते हैं। जैसे यहाँ द्रव है, द्रव मतलब जल है। ठीक है, जल किस रूप में है, आपका द्रव में है, और जब ये जमेगा तो जम करके ठोस रूप में आएगा, अर्थात किस में बदल गया, ये ठोस में, अर्थात बर्फ बन गया। ठीक है, तो ये आपका हिमांक होता है। नेक्स्ट है क्वथनांक, बॉइलिंग पॉइंट अर्थात उबलना। तो निश्चित ताप पर द्रव का वाष्प या गैस में बदलना। जैसे द्रव क्या है, जल है, और इसको एक हम निश्चित ताप पर गर्म करते हैं तो एक ऐसा पॉइंट आता है जहाँ पर जल उबलने लगता है। उबलना ही आपका उबल करके वाष्प या गैस के रूप में बदल जाता है, तो यही आपका क्वथनांक बिंदु कहलाता है। और इस निश्चित द्रव का जो ताप होता है, बिंदु होता है, उसको क्वथनांक बिंदु कहते हैं। नेक्स्ट है संघनन बिंदु। संघनन बिंदु निश्चित ताप पर वाष्प का द्रव में बदलना, मतलब वाष्प जो है फिर से वो द्रव बन जाती है, यही संघनन है। निश्चित ताप को संघनन बिंदु कहते हैं। प्रायः क्वथनांक और संघनन बिंदु समान होते हैं। तो आपने यहाँ दो चीज़ें देखी होंगी कि आपका जो गलनांक है और आपका जो हिमांक है, ये दोनों बराबर होते हैं, मतलब ठोस का द्रव में, द्रव का ठोस में बदलना। ठीक, फिर इसके बाद क्वथनांक और संघनन बिंदु बराबर होते हैं, मतलब यहाँ पर द्रव का गैस में और गैस का द्रव में बदलना। अब देखिए एक एक पैमाने के बारे में देखते हैं। सबसे पहला है आपका सेल्सियस पैमाना। कौन सा पैमाना है, सेल्सियस पैमाना। इस पैमाने को स्वीडन के वैज्ञानिक सेल्सियस ने 1942 में बनाया। मतलब जितने भी पैमाने हैं, जिस जिस नाम से हैं, उसी नाम के वैज्ञानिकों ने इनकी खोज करी और उन्हीं के नाम पर इसका नाम दे दिया गया। ठीक है, तो स्वीडन के वैज्ञानिक सेल्सियस ने 1942 में इस पैमाने को बनाया, और इसमें शुद्ध जल के हिमांक यानी फ्रीजिंग पॉइंट, जमना, अर्थात जल का जमना 0 डिग्री सेल्सियस, जमता कब है जल, 0 डिग्री सेल्सियस पर। ठीक है, और उबलना अर्थात क्वथनांक बिंदु जल का 100 डिग्री सेल्सियस अंकित होता है। मतलब अभी आपको बताया कि हर चीज़ के दो बिंदु निश्चित होते हैं, तो यहाँ पर जो सेल्सियस पैमाना है उसके दो बिंदु हैं। तो यहाँ एग्जाम्पल लिया है हमने, हिमांक बिंदु यानी जल का जो जमना है वो 0 डिग्री सेल्सियस पर जम जाता है, और उबलना 100 डिग्री अंकित रहता है, यानी क्वथनांक बिंदु। तो इनके बीच के स्थान को 100 बराबर भागों में बांटा गया। मतलब 0 से 100 के बीच, मतलब 0 पर जल जम रहा है और 100 पर उबल रहा, तो इनके बीच का जो बराबर स्थान है उसको कितने भागों में बांट दिया, 100 बराबर भागों में। और प्रत्येक भाग 1 डिग्री सेल्सियस ताप के बराबर है। मतलब एक एक बढ़ा करके बढ़ाते जाते हैं, इस प्रकार से 100 डिग्री हो जाता, तो 100 डिग्री पर जल उबलने लगता है। तो पहले सेल्सियस पैमाने को सेंटीग्रेड पैमाना कहते हैं। तो बस दो चीज़ें याद रखनी हैं आपको, इसकी खोज किसने करी, इसके बाद जल का जमना और उबलना, और इनके बीच का बराबर भाग क्या होता है। दूसरा है फ़ारेनहाइट पैमाना, यानी आपका फ़ारेनहाइट स्केल। तो ये भी जर्मनी के फ़ारेनहाइट वैज्ञानिक ने 1717 में इस पैमाने को बनाया था। इसमें जल का हिमांक फ़ारेनहाइट में दर्शाया जाएगा, अर्थात फ़ारेनहाइट में कहेगा कि जल कितने फ़ारेनहाइट पर जम जाता है, तो वो 32 होगा। यदि सेल्सियस की बात करता है तो 0 डिग्री सेल्सियस, और फ़ारेनहाइट में 32 डिग्री फ़ारेनहाइट पर जम जाता है। और क्वथनांक यानी जल का उबलना, तो जल का उबलना 212 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, वहाँ 100 डिग्री सेल्सियस था। ठीक है, तो याद रखिए इनके बीच का बराबर भाग कितना होगा, तो 32 से 212 के बीच 100, मतलब 80 बराबर भागों में इनको बांटा जाता है, और प्रत्येक भाग 1 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। अब देखिए यहाँ कहा है 40 डिग्री सेल्सियस एक ऐसा तापमान होता है जहाँ पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का मान बराबर होता है। तो ये भी आपको याद रखना है, पूछ लेता है कभी कभी कि सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का मान किस टेम्परेचर पर बराबर होता है, तो 40 डिग्री सेल्सियस पर। ठीक, अब अगला आपका पैमाना है केल्विन पैमाना, केल्विन स्केल्स। इस पैमाने को लॉर्ड केल्विन के द्वारा सन 1852 में बनाया गया था। इसका हिमांक होगा 273 केल्विन।
हिमांक यानी जल जमेगा कितने पर, 273 पर, और क्वथनांक यानी उबलेगा कितने केल्विन में, तो 373। बीच की दूरी को कितने बराबर, 100 बराबर भागों में, प्रत्येक एक भाग को 1 केल्विन कहेंगे। तो बस ये डाटा याद रखिए, 0 डिग्री सेल्सियस होगा आपका, 100 डिग्री आपका सेल्सियस पर उबलेगा जल यानी क्वथनांक बिंदु होगा, फिर आपका फ़ारेनहाइट में 32 होगा, ठीक है, और फिर आपका कितना था यहाँ पर 212 था, फिर केल्विन में आपका कितना हो जाएगा, तो केल्विन में 273 केल्विन आपका हिमांक बिंदु और क्वथनांक बिंदु 373। अब यहाँ एक और बात है, केल्विन पैमाने को एब्सोल्यूट स्केल्स पैमाना भी कहा जाता है। केल्विन ने इस पैमाने का निर्माण ब्रिटिश भौतिक शास्त्री विलियम थॉमसन के साथ मिलकर किया था, ठीक है। तो इतनी चीज़ें आपको याद रखनी है। अब देखिए, ताप का एसआई मात्रक क्या होता है, केल्विन होता है, ये भी याद रखना है, क्योंकि ऊष्मा का एसआई मात्रक जूल होता है, कैलोरी होता है सीजीएस मात्रक, लेकिन ताप का एसआई मात्रक आपका केल्विन ही होता है। भले ही आपके इतने सारे पैमाने हैं, लेकिन जो टेम्परेचर है वो केल्विन में ही मापा जाता है। अब है ड्यूमर स्केल्स क्या होता है, तो इसमें हिमांक को 0 ड्यूमर और क्वथनांक को 80 ड्यूमर अंकित किया गया है। इनके बीच की दूरी भी 80 होगी और प्रत्येक भाग को 1 ड्यूमर कहेंगे। आजकल इस पैमाने का प्रयोग जो है प्रायः समाप्त कर दिया गया है। अब ये हुई आपके विभिन्न प्रकार के स्केल्स। अब देखिए परम शून्य क्या होता है, तो अभी तक अधिकतम कितना ताप हो सकता है इसकी कोई सीमा ज्ञात नहीं है कि अधिकतम ताप कितना होगा, किंतु न्यूनतम ताप की हम पुष्टि कर चुके हैं। तो यह 0 डिग्री केल्विन या -273 डिग्री सेल्सियस, इसके नीचे कोई ताप नहीं हो सकता। मतलब हम किसी वस्तु का अधिकतम कितना ताप होगा ये अभी तक ज्ञात नहीं कर पाए हैं, लेकिन न्यूनतम ताप हम बता सकते हैं। 0 डिग्री केल्विन होगा या 273 डिग्री सेल्सियस, इसके नीचे कोई ताप नहीं होता है। इस ताप पर पदार्थ के अणुओं की गति न्यूनतम लगभग 0 हो जाती है। इसी को हम परम शून्य यानी एब्सोल्यूट 0 कहते हैं। अब देखिए, ये एक सारणी है, इसको आप याद कर लीजिए। वैसे अभी आपको हर चीज़ बता चुके हैं। जल का जमना सेल्सियस में कहता है, तो 0 डिग्री सेल्सियस, और जमना ही आपका जल का यदि पूछ ले आपसे कि जो हिमांक बिंदु है, फ्रीजिंग पॉइंट है, वो क्या है, तो 0 है, और आपका इसमें फ़ारेनहाइट में 32 और केल्विन में 273। ये तो जल का हुआ, ठीक है। कमरे का सामान्य ताप पूछता है सेल्सियस में 27 डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट में 80.6 फ़ारेनहाइट, 300 केल्विन। मानव शरीर का ताप 37 डिग्री सेल्सियस। आप यहाँ देख रहे हैं इन दोनों में डिग्री है, लेकिन केल्विन में डिग्री नहीं लगाई जाती है, ठीक है। तो मानव शरीर का टेम्परेचर कितना होता है, तो सामान्यतः 37 डिग्री सेल्सियस, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, 310 केल्विन होता है। जल का उबलना 100 डिग्री पर उबलता है जल सेल्सियस, 212 डिग्री फ़ारेनहाइट पर उबलता है, 373 केल्विन पर उबलता है। तो ये चीज़ें याद रखें। अब देखिए, तापमापी विभिन्न प्रकार के तापमापक यंत्र होते हैं, ठीक है। द्रव मापने वाला तापमापी अलग होगा, आपका जो डॉक्टर तापमापी होगा वो अलग होगा। तो ताप मापने वाले यंत्र को तापमापी कहते हैं। तापमापन के लिए पदार्थ के किसी ऐसे गुण का प्रयोग किया जाता है जो ताप पर निर्भर करता है, जैसे द्रव के आयतन में प्रसार, गैस के आयतन में प्रसार, पदार्थ के विद्युत प्रतिरोध में परिवर्तन। तापमापी कई प्रकार के होते हैं। पहला है आपका द्रव तापमापी यानी लिक्विड थर्मामीटर। तो द्रव तापमापी में मुख्य रूप से एल्कोहल और पारे का प्रयोग किया जाता है। एल्कोहल का प्रयोग तापमापियों में किया जाता है, जो मतलब उन तापमापियों में एल्कोहल का उपयोग होता है जो -40 डिग्री से नीचे के ताप मापते हैं। एल्कोहल -115 डिग्री सेल्सियस पर जमता है, पारा -39 डिग्री पर जमता है और 357 डिग्री पर उबलने लगता है। इसीलिए पारे का तापमापी लगभग -40 डिग्री से 350 डिग्री तक के ताप को मापने के लिए प्रयुक्त होता है। तो याद रखेंगे, द्रव तापमापी में किस चीज़ का उपयोग होता है, एल्कोहल का। नेक्स्ट है डॉक्टर तापमापी यानी क्लिनिकल थर्मामीटर। मानव शरीर के ताप के मापन के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले थर्मामीटर को क्लिनिकल थर्मामीटर कहते हैं। मतलब जो मानव शरीर का टेम्परेचर बताता है, जब भी हम डॉक्टर के पास जाते हैं अपना फीवर चेक करवाने, तो वो इसी यंत्र का उपयोग करता है, क्योंकि मानव शरीर का ताप एक छोटे परिसर के बीच बदलता रहता है। इसीलिए थर्मामीटर में न्यूनतम बिंदु आपका फ़ारेनहाइट का उपयोग किया जाता है आपके टेम्परेचर को मापने के लिए, ठीक है, क्योंकि ये बदलता रहता है। तो 95 डिग्री
फ़ारेनहाइट, और सेल्सियस में पूछता है तो 35 डिग्री सेल्सियस, तथा उच्चतम बिंदु 110 फ़ारेनहाइट होता है, और सेल्सियस में कहता है तो 43। मतलब इसमें जो 2 बिंदु निश्चित होते हैं, तो डॉक्टरी थर्मामीटर में आपका न्यूनतम जो बिंदु होगा वो इतना होगा, और अधिकतम मतलब आपका कम से कम टेम्परेचर इतना रहना चाहिए और अधिकतम इतना होना चाहिए फ़ारेनहाइट में, ठीक है। और सेल्सियस में इतना न्यूनतम और अधिकतम इतना, ठीक है। अब देखिए गैस तापमापी, स्थिर आयतन हाइड्रोजन गैस तापमापी से 500 डिग्री सेल्सियस तक के ताप को मापा जाता है। नेक्स्ट है प्लेटिनम प्रतिरोध तापमापी, इसके द्वारा 200 डिग्री सेल्सियस से 1200 डिग्री सेल्सियस तक के ताप मापते हैं। नेक्स्ट है ताप युग्म तापमापी, इस प्रकार के तापमापी से -200 डिग्री से 1600 डिग्री तक के ताप को मापा जा सकता है। ताप युग्म तापमापी सीबेक प्रभाव पर आधारित है। नेक्स्ट है पूर्ण विकिरण तापमापी, इस तापमापी की सहायता से अत्यधिक ऊंची एवं दूर स्थित वस्तुओं जैसे सूर्य आदि के तापों को आदि के ताप मापते हैं। यह तापमापी स्टीफन के नियम पर आधारित है, ठीक। तो ये हुए कुछ प्रमुख तापमापी। अब देखते हैं हम ऊष्मा का संचरण। तो ऊष्मा संचरण की 3 विधियां होती हैं। तो किस विधि के द्वारा, जैसे कह देगा पृथ्वी का जो वायुमंडल है वो किस विधि से गर्म होता है, तो ये चीज़ें। तो देखिए ऊष्मा को एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने को ऊष्मा का संचरण कहते हैं। इसकी 3 विधियां होती हैं, चालन, संवहन और विकिरण। तो पहले आपका जो प्रीवियस एक शिफ्ट का एग्जाम्स था उसमें केवल इसका नाम पूछा गया था कि कौन सी ऊष्मा संचरण की विधि है, ठीक है। तो याद रखेंगे 3 विधियां हैं, चालन, संवहन एवं विकिरण। अब एक एक करके हम देखते हैं। सबसे पहली है चालन, कंडक्शन मेथड क्या होती है। तो जब बिना स्थान परिवर्तन किए ही पदार्थ के तप्त कण अपनी ऊष्मा अपने बगल वाले कण को दे देते हैं और पूरी वस्तु गर्म हो जाती है, तो ऊष्मा के संचरण की इस विधि को चालन कहते हैं। मतलब यहाँ स्थान परिवर्तन नहीं करते, और ऐसे पदार्थ जो हैं वो ठोस ही हो सकते हैं, क्योंकि जो ठोस कण होते हैं या पदार्थ होते हैं वो इतनी घनिष्ठता से एक दूसरे से सटे हुए होते हैं कि इनको अपना स्थान परिवर्तन करने की जरूरत ही नहीं पड़ती है, ठीक है। तो इसमें स्थान परिवर्तन किए बिना ही पदार्थ के जो तप्त कण हैं वो अपनी ऊष्मा अपने बगल वाले कण को दे देते हैं और पूरी वस्तु गर्म हो जाती है। तो ऊष्मा संचरण की यही विधि चालन होती है। अर्थात इस विधि से ऊष्मा के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, अर्थात तप्त कणों का स्थान परिवर्तन नहीं होता है। ठोस पदार्थों के अणु एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए स्वतंत्र नहीं होते हैं, इसीलिए ठोसों में ऊष्मा का संचरण किस विधि से होगा, चालन विधि से। द्रवों और गैसों में ऊष्मा का संचरण चालन द्वारा बहुत ही कम होता है। ठोस तथा पारे में ऊष्मा का संचरण केवल किससे होगा, तो चालन से होगा। ठोसों में पूछता है ऊष्मा का संचरण किस विधि से, तो केवल चालन विधि से होता है, ठीक है। अब देखिए पदार्थ में चालन द्वारा ऊष्मा का संचरण ऊष्मा चालकता कहलाती है। ऊष्मा चालकता पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करती है तथा जिन पदार्थों में ऊष्मा का चालन जितना अधिक होगा उनकी ऊष्मा चालकता भी उतनी अधिक होती है। अब ऊष्मा की चालकता के आधार पर पदार्थों का वर्गीकरण देखिए, बार बार आप पढ़ते हैं हर जगह पे कि ये अच्छे चालक होते हैं, अच्छे सुचालक या कुचालक होते हैं। तो क्या कहलाता है ये चालक और कुचालक। तो चालक यानी कंडक्टर क्या होते हैं, तो जिन पदार्थों से जो ऊष्मा है आसानी से या सरलता से एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकती है उसे चालक कहते हैं। और ऐसे पदार्थों की चालकता अधिक होती है, जैसे धातुएं हैं तो सभी धातुएं हमने पढ़ा है विद्युत की चालक होती हैं, अम्लीय जल चालक होता है, मानव शरीर आदि ऊष्मा के अच्छे चालक होते हैं। कुचालक यानी बैड कंडक्टर, जिन पदार्थों से ऊष्मा का चालन सरलता से नहीं हो पाता या होता भी है तो बहुत कम, तो वे कुचालक कहलाते। चालक को ही हम सुचालक भी कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ जो है लकड़ी, तो लकड़ी एक कुचालक होती है क्योंकि इसमें ऊष्मा का संचरण एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं हो पाता या बहुत ही कम होगा। कांच है, वायु है, गैसें हैं, सिलिका, कपड़ा, ऊन आदि ऊष्मा की कुचालक पदार्थ हैं। बुरे चालक अच्छे रोधी या रोधक होते हैं, जैसे कपड़ा, ऊन आदि अच्छे रोधी गुणों का कारण उनके रेशों के बीच फंसी हुई हवा होती है।
तो ये हुए चालक कुचालक। अब एक होते हैं ऊष्मारोधी पदार्थ। तो जिन पदार्थों से ऊष्मा का चालन बिल्कुल ही नहीं हो पाता वो ऊष्मारोधी है। इसमें एबोनाइट और एस्बेस्टस याद रखेंगे। अब दैनिक जीवन में चालन से संबंधित उदाहरण है कुछ। तो जैसे एस्किमो लोग बर्फ की दोहरी दीवारों के मकान में रहते हैं। क्यों? तो चालन के कारण ही रहते हैं। इसका कारण यह है कि बर्फ की दोहरी दीवारों के मध्य हवा की परत होती है जो ऊष्मा की कुचालक है। अभी हमने पढ़ा वायु ऊष्मा की कुचालक है, जिसके अंदर से ऊष्मा बाहर नहीं आ पाती। फलस्वरूप कमरे का ताप बाहर की अपेक्षा अधिक बना रहता है। अगला है एग्जाम्पल, शीत ऋतु में लकड़ी एवं लोहे की कुर्सियां एक ही ताप पर होती हैं, परंतु लोहे की कुर्सी छूने पर लकड़ी की अपेक्षा अधिक ठंडी लगती है। क्यों? तो शीत ऋतु में शरीर का ताप कमरे के ताप से अधिक रहता है। लोहा ऊष्मा का सुचालक है, अभी पढ़ा, मतलब अच्छे से चालन इसमें हो जा रहा है। और लकड़ी ऊष्मा की कुचालक है। अतः जब हम लोहे की कुर्सी को छुएंगे तो हमारे हाथ से ऊष्मा तापांतर के कारण लोहे की कुर्सी में शीघ्रता से प्रवाहित होने लगेगी, जबकि लकड़ी की कुर्सी में ऐसा नहीं होता। इसीलिए लोहे की कुर्सी छूने पर लकड़ी की अपेक्षा ठंडी लगती है। ठीक है, तो अभी आपको बताया था कि जब कभी भी त्वचा से वस्तु की ओर हमारा जो ऊष्मा का स्थानांतरण है वो होता है तो वस्तु कैसी महसूस होती है? ठंडी। और जब वस्तु से शरीर की ओर, मतलब यहाँ गर्म होगी और यहाँ ठंडी। ठीक है, नेक्स्ट है, धातु के प्याले में चाय पीना कठिन है जबकि चीनी मिट्टी के प्याले में चाय पीना आसान है। ऐसा क्यों? तो वो भी सुचालक के कारण ही होता है। तो ये तीनों एग्जाम्पल याद रखेंगे, ये चालन विधि के आपके एग्जाम्पल हैं। अब देखिए संवहन, कन्वेक्शन मेथड। तो गैसों एवं द्रवों में, अभी ठोस था, ठोसों में ऊष्मा का संचरण चालन विधि से, जबकि गैस और द्रव में ऊष्मा का संचरण संवहन से होता है। और ठोसों में संवहन द्वारा आपका संचरण संभव नहीं है। इस विधि से द्रव और गैस के कारण गर्म भाग से ऊष्मा लेकर स्वयं हल्के होकर ऊपर उठते हैं और ठंडे भाग की ओर जाते हैं। इनका स्थान लेने के लिए, मतलब यहाँ आपने एक बेस्ट एग्जाम्पल दें आपका रेफ्रिजरेटर। तो इस विधि में द्रव और गैस के जो कण होते हैं वो गर्म भाग से ऊष्मा ली उनने और ठंडे होकर ऊपर की ओर उठे, ठंडे भाग की ओर जाते हैं। इनका स्थान लेने के लिए जो ठंडा भाग खाली हो जाता है तो पुनः ठंडे भाग नीचे आते हैं उसके कण। इस प्रकार संवहन विधि में ऊर्ध्वाधरता तापांतर होने पर ऊष्मा का प्रवाह नीचे से ऊपर की ओर माध्यम के घनत्व में परिवर्तन के कारण होता है, संवहन धाराओं द्वारा होता है। नोट है, पृथ्वी का वायुमंडल पूछेगा किस विधि के द्वारा गर्म होता है, तो वो संवहन विधि के द्वारा ही गर्म होता है। उदाहरण देखिए इसके कुछ, समुद्री हवाएं और स्थलीय हवाएं। आपके किसका उदाहरण है? संवहन का। दिन के समय सूर्य की गर्मी से जल की अपेक्षा स्थल जल्दी गर्म हो जाता है, जिससे स्थल की हवाएं ऊपर उठती हैं तथा उनका स्थान लेने के लिए समुद्र की ओर से ठंडी हवाएं स्थल की ओर बहने लगती हैं। इन हवाओं को समुद्री हवाएं कहते हैं। फिर दिया है, रात में स्थल जल की अपेक्षा जल्दी ठंडा हो जाता है, इसलिए समुद्र के जल के संपर्क से गर्म हवाएं ऊपर उठती हैं तथा इनका स्थान लेने के लिए समुद्र से हवाएं चलने लगती हैं और इन्हीं को स्थलीय हवाएं कहते हैं। नेक्स्ट है, रेफ्रिजरेटर में फ्रीजर पेटिका को ऊपर रखा जाता है। क्यों? तो यही एग्जाम्पल है इसका, संवहन विधि है इसका कारण। तो इसका कारण है कि नीचे गर्म हवा होती है और हल्की होने के कारण यह गर्म हवा ऊपर उठेगी और जो फ्रीजर पेटिका है वो ऊपर होती है तो इससे टकराकर वो ठंडी होती है ऊपर की और ठंडी वायु भरी होने के कारण नीचे आती है और रेफ्रिजरेटर में रखी जितनी भी वस्तुएं उनको ठंडा कर देती है। नेक्स्ट है, बिजली के बल्बों में निष्क्रिय गैस का भरा जाना। किसका उदाहरण है? संवहन का। तो बिजली के बल्बों में निर्वात के स्थान पर निष्क्रिय गैस ऑर्गन भरी जाती है। इसका कारण यह है कि बल्ब में निष्क्रिय गैस भरने से तंतु की ऊष्मा का संवहन धाराओं द्वारा चारों ओर फैल जाती हैं, जिससे तंतु का ताप उसके गलनांक तक नहीं बढ़ पाता। ऐसा नहीं करने पर बल्ब का ताप जो है तंतु के गलनांक तक बढ़ जाएगा और तंतु पिघल जाएगा। तो ये तीनों आपके किसके एग्जाम्पल हुए? संवहन के। अब अगली विधि है विकिरण। रेडिएशन मेथड क्या है? तो विकिरण में ऊष्मा के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। इसके द्वारा ऊष्मा का संचरण निर्वात में होता है। इस विधि में ऊष्मा गर्म वस्तु से ठंडी वस्तु की ओर बिना किसी माध्यम की सहायता के, बिना माध्यम को गर्म किए प्रकाश के वेग से सीधी रेखा में संचारित होती है। विकिरण में, यहाँ विकिरण होगा, विकिरण में ऊष्मा तरंगों के रूप में चलती है जिन्हें विद्युत चुंबकीय तरंगें कहते हैं।
अब यहाँ है पृथ्वी तक सूर्य की ऊष्मा आपकी विकिरण विधि से ही पहुँचती है। किस विधि से पहुँचती है? तो विकिरण। तो एक क्वेश्चन यही बनता है कि पृथ्वी तक सूर्य की ऊष्मा किस विधि से पहुँचती है? विकिरण से। वायुमंडल किस विधि से गर्म होता है? तो वो आपका होता है संवहन विधि के द्वारा। ठीक है, ठोसों में ऊष्मा का संचरण चालन विधि से होगा। अब दैनिक जीवन में इसके उदाहरण देखेंगे आप यहाँ पर विकिरण के। ठीक है, तो बादलों वाली रात स्वच्छ आकाश वाली रात की अपेक्षा गर्म होती है, क्यों? तो स्वच्छ आकाश वाली रात में पृथ्वी द्वारा छोड़ी गई विकिरण की ऊष्मा आकाश की ओर चली जाती है। बादल ऊष्मा के बुरे अवशोषक हैं, अतः बादलों वाली रात में पृथ्वी द्वारा छोड़ी गई विकिरण की ऊष्मा आकाश की ओर जाने की बजाय पृथ्वी की ओर लौट आती है और पृथ्वी गर्म बनी रहती है। तो ये आपका किसका उदाहरण हुआ? विकिरण का। नेक्स्ट है रेगिस्तान दिन में गर्म और रात में ठंडे हो जाते हैं, क्यों? तो रेत ऊष्मा का अच्छा अवशोषक है। हम जानते हैं कि ऊष्मा का अच्छा अवशोषक ही ऊष्मा का अच्छा उत्सर्जक भी होता है। अतः दिन में सूर्य की ऊष्मा को अवशोषित करके रेत गर्म हो जाती है, वही रात में अपनी ऊष्मा को विकिरण द्वारा खोकर ठंडी हो जाती है। नेक्स्ट है चाय की केतली की बाहरी सतह चमकदार बनाई जाती है, क्यों? तो चमकदार बनाई जाती है, इससे ना तो ऊष्मा बाहर मतलब ऊष्मा का अवशोषण होता है और ना ही भीतर की ऊष्मा ये बाहर जाने देती है, तो चाय देर तक गर्म बनी रहती है। पॉलिश किए हुए जूते धूप में शीघ्र गर्म नहीं होते हैं, क्यों? क्योंकि वे अपने ऊपर गिरने वाली ऊष्मा का अधिकांश भाग परावर्तित कर देते हैं। तो इतनी चीज़ें आपको ताप और ऊष्मा के बारे में याद रखनी है, और हो सके तो आप अधिक से अधिक आपके पास में बुक्स होंगी, मतलब 11th की बुक्स होगी, मतलब आपकी जो भौतिक विज्ञान की है, तो उसमें बहुत सारे न्यूमेरिकल दिए गए होते हैं, तो आप उनको भी लगा सकते हैं। ठीक है, यदि आपको सेशन पसंद आया है तो लाइक शेयर भी कर दिया करिए, और यदि आपका कोई कोई भी डाउट बनता है तो आप कमेंट्स में भी ज़रूर पूछ लें। ठीक है, धन्यवाद।